यहाँ इतना लंबा घुमाने के बजाय, क्योंकि तो बरसात में सब पानी आ जाता होगा, पानी यहाँ भी तो आ जाता, कहाँ तक सर तटबंध तक आ जाता होगा ना। जी सर। अगर हम एक ये सब यही नाले हैं, ये नाले हैं सर, ये हमारा मेन नाला है सर, मेन अभी हम घूम के आए एक जगह अगर पौंड बनवा करके सर। ठीक है, और उसमें गुजारें, जैसे ये अलग अलग प्रकार की उसको आ जाएगा ये सर बोल्डर, ईंट का छावा, मोटा बालू और फिर बालू, पतला बालू। तो आपका ये ब्यूडी लेवल जो है वाटर में सर, ये जो है आपका 18
इस योजना के लोकार्पण के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हमारे नगर के सम्मानित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, जनपद के सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे सामने बैठे हुए विभिन्न वार्डों से आए हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे मीडिया से आए मेरे साथियों, मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं गोरखपुर में 2017 से पहले कुछ नहीं था। सरकारें बनती थी और सिर्फ लूट खसोट होती थी। आज पूज्य महाराज जी ने जब से उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली है, अरे मेरे मित्रों, अभी कल पूज्य महाराज जी ने 1533 करोड़ का गोरखपुर को उपहार दिया है। हम लोग कितने गौरवान्वित हैं कि आपके बगल में दो पुल था, उसको 4 पुल बजाज महाराज जी ने कल शिलान्यास किया है। 103 करोड़ का एक पुल और 117 करोड़ का दूसरा पुल। मेरे मित्रों, हम खजरी रोड पर जाते थे, जाम रहता था, लेकिन पूज्य महाराज जी ने उसको भी स्वीकृत कर दिया, उसका भी शिलान्यास पूज्य महाराज जी ने कल कर दिया है। मेरे मित्रों, पिपराइच जाने के लिए असुरन से लेकर के पिपराइच तक सिर्फ जाम ही जाम था, उसको पूज्य महाराज जी ने कल शिलान्यास कर दिया। असुरन से लेकर के 4 फाटक तक हमारी सड़क पट्टी थी, पूज्य महाराज जी ने उसको भी 4 लेन कर दिया। गोरखपुर वासियों, जितना योगी जी महाराज ने आपका गोरखपुर को दे दिया है, 7 जन विजेता कभी हासिल नहीं होता मेरे मित्रों। लेकिन हम भाग्यशाली है कि आज पूज्य महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के गौरव है, हमारे प्रदेश के गौरव है। भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपके योगी जी महाराज दिन रात काम करते हैं। कहीं भी जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं तो आपकी पहचान सभी को धन्यवाद देते हुए अभी जिस रोड से आप लोग आए हैं वो भी 4 लेन बनने जा रहा, हावड़ बंधा काम शुरू हो गया है। कौन सा क्षेत्र बचा है गोरखपुर का? आप बताइए जिधर पूज्य महाराज जी ने काम नहीं किया है। ऐसी सोच वाले मुख्यमंत्री जी को पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय महापौर महोदय से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा। धन्यवाद संचालिका बहन। आज इस प्राकृतिक जल शोधन की विधि से जो हमने यहाँ पर मॉडल तैयार किया वो केवल हम सब के श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से ही संभव हुआ। ऐसे महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम निवेदित है। ऐसे अवसर पर हम सबको जो है अभी रविंद्र दास जी कालीबाड़ी के बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और महानगर के अत्यंत कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्त जी और अभी जिनका उद्बोधन आपको प्राप्त हुआ, उन्होंने गोरखपुर में किस तरह से विकास की गति तेजी से बढ़ रही है वो आदरणीय ग्रामीण विधायक भाई बिपिन सिंह जी ने आप सबके समक्ष रखा। महाराज जी की जो ये चिंता रहती कि गोरखपुर का हर दिन विकास कैसे हो और उस विकास के प्रति हम वो कितने समर्पित हैं, हम सब उनके बहुत कृतज्ञ हैं और जितनी भी उनकी तारीफ करें वो शायद बहुत कम होगी। हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसे अवसर पर हमारे सभी माननीय पार्षदगण, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण और यहाँ के स्थानीय निवासियों और मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम निवेदित है। इस कार्य की प्रेरणा महाराज जी ने
जब मैंने महापौर के तौर पर कार्य संभाला तो महाराज जी ने निर्देशित किया कि एक ऐसे प्राकृतिक विधि से अगर हम पानी का संशोधन करें और नदी में जहां हम नहाते हैं, नदी को हम माता की तरह से पूजते हैं और उसमें नहाते जाते हैं, तो आप सोचें कि जो है उसमें हम इस गंदे पानी को डालें तो कितना बड़ा अभिशाप है, हम लोग के ऊपर पाप ही लगेगा। ऐसे में महाराज जी ने ये निर्देशित किया कि जो प्राकृतिक विधि से अगर पानी का शोधन हम कर सके तो उसकी कॉस्ट भी, उसकी लागत भी बहुत कम हो जाएगी और जो बिजली का खर्चा होता है वो भी बिल्कुल शून्य हो जाता है और उसी क्रम में जो डेली का मेंटेनेंस, जो नित्य प्रति उसमें खर्चे होते हैं, उसका भी बहुत अल्पीकरण हो जाता है। तो ऐसे में आप ये देखें, आपके सामने ये चार्ट भी लगा हुआ है कि जो है प्रति एमएलडी जो है एसटीपी से 4 करोड़ रुपए लगते हैं, जबकि इसमें 2.7 लाख में ही काम चल जाता है। तो आप कहां करोड़ और कहां लाख। तो ऐसे में यह विधि गोरखपुर में हम लोगों ने आज स्थापित किया है और आने वाले दिनों में यह एक भारतवर्ष में एक मॉडल के रूप में उभरेगा। ऐसे कार्य की प्रेरणा के लिए मैं महाराज जी को के चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूं और अपनी बात यहीं पर अल्पविराम के साथ रखता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और जल शोधन संयंत्र का संचालन करने के पूर्व इसकी योजना किस प्रकार निर्धारित की गई, इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आप सभी जनमानस के सम्मुख। गोरखपुर की जीवन रेखा भव्य राप्ती नदी तकिया घाट नाले से छोड़े गए अनुपचारित सीवेज के कारण प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति का सामना कर रही थी। नगर निगम गोरखपुर ने इस समस्या का आकलन किया और राप्ती नदी को सीवेज प्रदूषण से संरक्षित करने और स्वच्छता की दिशा में बढ़ने हेतु पर्यावरणविद एवं केंद्र की पर्यावरण संबंधी विभिन्न समितियों के सदस्य रहे प्रोफेसर सीआर बाबू को आमंत्रित किया। प्रोफेसर सीआर बाबू ने राप्ती नदी में गिर रहे नालों और निगम के क्षेत्र के तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए नगर निगम की टीम के साथ गोरखपुर का 3 दिवसीय दौरा किया एवं एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में राप्ती नदी में गिरने वाले नालों को फाइटो रिमीडिएशन तकनीक से ट्रीट करने की सलाह दी गई। प्रकृति आधारित इस तकनीक की सहायता से पानी में मौजूद प्रदूषित तत्वों को अलग किया जाता है। मार्च 2024 में स्वच्छ जल स्वच्छ राप्ती के लिए कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस पहल के तहत प्राथमिक नालों से ठोस कचरे को हटाया गया और हर 50 से 60 मीटर की दूरी पर रॉक फिल्टर गेबियन स्थापित किए गए। साथ ही किनारों को स्थिर करने के लिए देसी पौधे जैसे वेटिवेरिया और सेक्टम स्पोटेनियम लगाए गए। धीरे धीरे इस तकनीक के प्रभाव दिखने लगे। आइए देखते हैं इस कार्य के शुरू होने के पहले से लेकर अभी तक के दृश्य। आज के दिन में 3 किलोमीटर लंबे तकिया घाट नाले से नगर के 4 प्रमुख नाले जुड़े हैं और लगभग 200 मेगालीटर पर डे पानी शोधित होकर रोज राप्ती नदी में गिर रहा है। नालों के किनारे की आर्द्र भूमि अब जीवंत इकोसिस्टम में बदल रही है। प्रदूषित जल शुद्ध होकर सिंचाई में उपयोग हो रहा है, जिससे जल संरक्षण और सतत प्रथाओं को बढ़ावा मिला है। राप्ती नदी अपनी प्राचीन सुंदरता को पुनः प्राप्त कर रही है। नगर निगम की इस पहल ने न केवल पर्यावरणीय गुणवत्ता को बेहतर बनाया है, बल्कि गोरखपुर के नागरिकों के जीवन स्तर को भी उन्नत किया है। यह परियोजना प्रकृति आधारित समाधानों की शक्ति का एक प्रमाण है और दिखाती है कि कैसे स्थायी प्रयास एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर नगर का निर्माण कर सकते हैं।
जल शोधन तंत्र परियोजना का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। सादर विनम्र अनुरोध महोदय। प्राकृतिक विधि से ड्रेनेज के जो नाले हैं उनके प्राकृतिक शोधन के नगर निगम के इस पहल के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक श्री भोला अग्रहरी जी, पूर्व पार्षद मदन अग्रहरी जी, अवधेश अग्रहरी जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, श्री रविंद्र दास जी, जिला प्रशासन के और पुलिस के विभाग के हमारे अधिकारीगण, नगर निगम के आयुक्त समेत सभी इस क्षेत्र के उपस्थित बहनों और भाइयों, गोरखपुर में हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो एक प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह दो प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इसका इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है यह शुद्ध रहे, इसके लिए
हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया, तालाब और पोखरों पर ध्यान नहीं दिया। जहां आप देखो, जिस नदी को देखो प्रदूषित है, जिस तालाब को देखो प्रदूषित है। कहीं गांव का पानी उड़ेल दिया गया, कहीं पे शहर का पूरा ड्रेनेज और सीवर को उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था, वहां से बदबू आने लग गई। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने का जो पहल के प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर में जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओडी लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि यह पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन जब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, फिर आगे ले जा करके उसको ईंट के झावे से, मोटा बालू से, गिट्टी से, बालू के साथ उसको आगे ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तो अंतिम वहां जब यह नदी में गिरने के पहले इसका बीओडी लेवल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें अन्य खतरनाक विषैले जो तत्वों की जानकारी ली गई, तो यह था कि वह अब शुद्ध स्थिति में है, वह नदी में छोड़ा जा सकता है। बीओडी लेवल 15 से 18 के बीच में वह आ गया, यानी 350 से घट करके 15 से 17 के बीच में आने का मतलब अब आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन में, फूल उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हैं, वह खेती के लिए खतरनाक नहीं होगा। यही जल जब प्रकृति के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनेगा, खतरनाक नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा। यह जो पद्धति है प्राकृतिक पद्धति है, और प्राकृतिक पद्धति का मतलब इसका नाम फाइटो रेमिडेशन तकनीक रखा गया। और यह एक प्राकृतिक पद्धति है
जिनमें बिना किसी एक बार में पैसा जो लगना है एक बार लग गया, बार बार नहीं पैसा लगना। बिजली का खर्चा नहीं है, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एक एसटीपी को लगाने के लिए सामान्य रूप से एक एमएलडी पर 4 करोड़ खर्च होते हैं, ये 18 एमएलडी का था, तो आप अनुमान कर सकते हैं कितना पैसा इसमें लगता है। 72 करोड़ से ऊपर पैसा इसमें कम से कम लगता है। हर वर्ष करोड़ों रुपए की बिजली लगती, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से था। और जब फाइटो रेमेडिएशन पद्धति से कार्रवाई आगे बढ़ी, खर्चा कितना आया? पर एमएलडी 2.5 लाख रुपया। इस पूरे कार्य को करने में कुल पैसा लगा 2 करोड़ 70 लाख रुपया, यानी 72 करोड़ की जगह लगा है कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपया। बिजली का करोड़ों का खर्चा बच गया, मेंटेनेंस का खर्चा बच गया। और इसका परिणाम क्या है? अगर आप देखेंगे कि जो पहले बीओडी लेवल था, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जहां पे यह लेवल पहले जहां यह 350 तक था, 342 से 350 था, वहीं आज यह अंतिम छोर में जब बीओडी लेवल है वो केवल 22 रह गया है। यानी शुद्ध जल, क्लीन वाटर दिखाई दे रहा है। उसका प्रदर्शन यहां पे भी किया गया है। यह एक व्यवस्था है, इसको और भी अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा मॉडल दे सकते हैं। यह सतत विकास का एक मॉडल है, ये सस्टेनेबल है, ये तात्कालिक नहीं है, एक अस्थाई मॉडल है। और इसको हम हर नाले के साथ जोड़ सकते हैं, अच्छे ढंग से इसको जोड़ सकते हैं, इसको और परिष्कृत स्वरूप इसका ला सकते हैं। ये फाइटो रेमेडिएशन की जो ये नई तकनीक ला करके प्राकृतिक पद्धति से करोड़ों रुपए की बचत करके राप्ती नदी की शुद्धिकरण का जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह एक सराहनीय पहल है। और मुझे विश्वास है कि सभी ड्रेनेज और सीवर से जुड़े हुए अन्य जितने भी इस प्रकार के नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के अन्य ड्रेनेज हैं, उन सबको हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से, देसी पद्धति के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ा करके कम खर्चे में बेहतर परिणाम दे करके प्रकृति को और जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति की और महाकुंभ की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।